1 घंटे का हम लोग कुछ सेशन लेने वाले हैं। बेसिकली उन एरियाज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं एज़ फार एज़ मेंस इज़ कंसर्न्ड। मेंस में क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेसिकली आइडिया क्या होता है कि हम लोग पिछले 1 साल में एरियाज़ देखते हैं जहाँ से कि करंट अफेयर्स से या फिर कुछ ऐसे एरिया से जहाँ से कि हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब ज्योग्राफी में जैसे कि आपको पता है कि भई वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट लाइक एटलीस्ट 4 टू 5 क्वेश्चंस एंड पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो दीज़ हैज़ बीन कंटेम्परेरी इश्यूज़, करंट एंड कंटेम्परेरी इश्यूज़ ज्योग्राफी के which involve some part of disaster management। इस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दीज एरियाज ओनली एंड बेसिकली अब देखो और बहुत सारी एग्जॉस्टिव लिस्ट हो सकती है, बहुत सारी चीजें और बता सकता हूं मैं, बट अगेन टाइम का शॉर्टेज है तो उस करके मैं आपको जितना हो सके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर कवर करने की कोशिश करूंगा। दीज आर द एरियाज दैट वी आर गोइंग टू कवर which are important not only this year but from previous year also। 2-3 सालों से important चल रहे हैं। So we're going to talk about the climate of India। ठीक है, climate of India में I'm going to focus on the this year's monsoon because monsoon में हम लोगों ने देखा कि भाई इस बार हमारा monsoon का onset जो है थोड़ा जल्दी हो गया था, 24 मई के आसपास में onset हो गया था। एंड मुंबई में जो है अगेन पिछले जितने टाइम से हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं तो मुंबई में मानसून की जो ऑनसेट है या मानसून का जो एडवांस है वो बहुत ही ज्यादा तेज रहा। ठीक है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स रहे इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। We are going to talk about cyclones and tornadoes because cyclone season जो है अगेन बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, टोर्नेडोज दीज वर इन न्यूज बिकॉज इस साल टोर्नेडो वैली जो आपका यूएसए वहां पे बहुत सारे टोर्नेडोज आए और बहुत लेट सीजन तक आते रहे। ठीक है जी, वाटर स्पाउट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। विल टॉक अबाउट क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, सो ये हर साल का फिनोमिना है, मई जून के आसपास में आते ही हम लोग देखते हैं जैसे जैसे मानसून जो है वो एडवांस करता है, जुलाई के आसपास में पहाड़ों तक पहुंचता है तो वी सी अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड क्लाउड बर्स्ट के फिनोमिना देखने मिलते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग को लैंडस्लाइड देखने को मिलती हैं, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं। विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद जो है वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दी हीट वेव्स जो कि अगेन अभी कश्मीर में चल रही है और हीट वेव्स के कारण जो है बहुत सारी चीजें लाइक हम लोगों ने देखी हैं कि भाई टेम्परेचर एसी की जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ये भी अनहर्ड है ना कि भाई वैली में एसी की जरूरत पड़ रही है इतनी ज्यादा। तो हीट वेव्स एंड अर्बन हीट आइलैंड ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। अर्थक्वेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे बिकॉज अर्थक्वेक्स पिछली बार म्यांमार का अर्थक्वेक आया है, उससे पहले जो है अफ्रीकन अर्थक्वेक्स आए हैं एंड आज की जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ तो भी हम लोगों कल यहाँ पे एनसीआर रीजन में भी अर्थक्वेक को जो है वो हम लोगों ने फील किया है। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट अर्थक्वेक एंड स्लाइट इंट्रोडक्शन दूंगा वोल्केनोज की बिकॉज वोल्केनिक इरप्शन हमें देखने मिले हैं, इंडोनेशियन वोल्केनोज इरप्ट हुए। देन उसके बाद 2023 में होंगा टोंगा वाला वोल्केनो इरप्ट हुआ था। तो अगेन कंटेम्प्रेरी इशू है, चलता रहता है। गार्बेज पैच के बारे में बात करेंगे कि भाई अगेन इस गार्बेज पैच को फाइनली हम लोग अब रिड्यूस कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो ये गार्बेज पैच क्या है एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे रिवर इंटरलिंकिंग के ऊपर। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ रिवीजन भी आपके लिए रहने वाला है और एक आप कह सकते हो एक तरह का ब्रशअप आपका हो जाएगा और हम लोग थोड़ा एग्जाम व्यू पॉइंट्स इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम में क्या होता है, देखो जब भी हम लोग मेंस में बैठ रहे हैं तो आई होप आप लोगों ने पहले भी मेंस दिए हुए हैं तो हम लोग को यहाँ पे ब्रॉड नॉलेज से ज्यादा जो है हम लोग को डेप्थ चाहिए हमारी नॉलेज में। डेप्थ जो है इसका मतलब क्या होता है, डेप्थ का मतलब होता है कि भाई आप किसी एक टॉपिक को, किसी एक क्वेश्चन के उसके कीवर्ड्स को विश्लेषण कर सकें, यू आर एबल टू एनालाइज इट, यू आर एबल टू फाइंड डीपर अंडरपिनिंग्स ऑफ इट एंड उस बेसिस पे आप जो है जो डायरेक्टिव्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में उनको आप लिख सकें। ठीक है कि नहीं। सो इसके लिए बेसिकली मैं एक टेस्ट देता हूं आप लोगों को, वो आपने हमेशा याद रखना है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ब्रेनस्टॉर्म आल्सो एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू मेक बेटर पॉइंट्स देन अदर्स। ठीक है जी, सो दिस इज बेसिकली व्हाट व्हाई फॉर व्हाट एंड हाउ। ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली जब आप ये सब चीजें क्वेश्चन में देखने की कोशिश करेंगे, ये एक चीज है क्या, व्हाट। ठीक है जी, क्या चीज है इसका, फॉर व्हाट क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, व्हाई क्यों हो रही है और हाउ टू इम्प्रूव और हाउ टू रेमेडी इट, हाउ टू बेसिकली आप कह सकते हो कि इसको मतलब क्या फ्यूचर डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए वो। ठीक है जी, तो जब भी आप क्वेश्चन को सोचते हैं यही चीज सोचा करिए, व्हाट व्हाई फॉर व्हाट एंड हाउ। ठीक है, जब आप इन चीजों को सोचेंगे आपके पास किसी एक टॉपिक के ऊपर कंपेरेटिवली ज्यादा पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को डेफिनेटली आप अरेंज कर पाएंगे और आप एक स्ट्रक्चर्ड आंसर बना पाएंगे। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, आई होप ओके जितने आना था आगे, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया अगेन हुई व्हाट व्हाई
फॉर व्हाट एंड हाउ हम लोग देख के चलेंगे। सो व्हाट आर दी फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन क्लाइमेट को, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भारत का जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है, ठीक है जी, इट इज ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑन द ईस्टर्न साइड एंड मेजर पार्ट ऑफ इट इज लाइंग इन दी इन दी ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल लोकेशन काफी मैटर करती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मैटर करता है। नदर्न इंडिया बहुत ज्यादा जो है सिवियर विंटर्स एंड सिवियर गर्मियां देखता है, एंड सदर्न इंडिया जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमको कंपैरेटिवली जेंटल जो है फ्लक्चुएशन देखने मिलती है क्लाइमेट में, ठीक है। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तरह से बैरियर की तरह काम करते हैं, आपको पता है। फिजियोग्राफी हमारी वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है कि नहीं, जैसे कि कौन सी एक चीज जगह, कौन से एरियाज हमको देखने मिल रहे हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे मानसून के विंड्स को क्या करते हैं, वो रोकते हैं, और इसके कारण जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट्स की, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। सिमिलरली मॉनसून विंड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 6 महीने का जो है हम लोग का वेट सीजन रहता है, और ये 6 महीने का सीजन जून से लेके आपका जुलाई का सितंबर नवंबर तक के आसपास तक चलता है, नवंबर दिसंबर तक के आसपास में। और यहाँ पे जो हवाएं हैं वो हमारी बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है कि नहीं। शॉर्ट टिप्स फॉर मेंस नोट्स मेकिंग ना, मेंस की नोट्स मेकिंग अभी तो हम क्या करेंगे, नॉट नाउ, इट इज नॉट द टाइम, लाइक इट इज जस्ट ऑन दी होराइजन। तो नोट्स मेकिंग के ऊपर जो है सच अभी बात करने का जरूरत नहीं है ना, इसको कभी और प्लान कर लेंगे, आई प्लान दिस सेशन ऑल टुगेदर, कर लेंगे इसको प्लान, ठीक है। चलो, तो 6 मंथ्स आता है हम लोग का, मानसून विंड्स हैं, देन उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन है, जैसे जेट स्ट्रीम्स है, वो इसको रोल इफेक्ट करती है। एल नीनो ला नीना जैसे जो ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर अनोमलीज हैं वो इफेक्ट करती है। एल नीनो ला नीना, इंसो जिसे हम बोल देते हैं, या फिर उसके बाद आपका इंडियन ओशन डाइपोल है, या फिर मैडन जूलियन ऑस्किलेशन है, वो सारी चीजें ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये करती हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपको 7-8 पॉइंट याद रखने हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आप फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का जेनेरिक क्वेश्चन आता है कि भाई इंडियन क्लाइमेट को कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, या बेसिकली उसके ऊपर ही भी चीजें आ सकती है कि इंडियन मानसून जो है, इंडियन क्लाइमेट वो कॉम्प्लेक्स है, तो किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी देखने में मिलती है, तो इन एरियाज में आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज देखने मिलती है। मानसून विंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जल्दी आ जाते हैं, कई बार लेट आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो विंटर रेनफॉल्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन देखने मिलती है। अगेन दिस इज बेसिकली फ्लक्चुएशन या फैक्टर्स जो कि इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़े हुए को मैं इसको डिटेल में, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं आपको जस्ट एक माइंड का कनेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू आर एबल टू मेक आंसर्स, मेक जो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उससे आप आंसर्स बना सको, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके। सो दीज आर दी एरियाज और दीज आर दी फैक्टर्स, ठीक है। एनीवेज, आप कोपन क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई हमारे देश में जो क्लाइमेटिक कोपन क्लासिफिकेशन है उसको आप करिए, और उसको उसका व्याख्यान करिए, उसको आप डिस्क्राइब करिए। तो जो कोपन क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी, तो कोपन क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स पे की जाती है। एक होता है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है, क्योंकि यही 2 फैक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी एक जगह की जो वनस्पति जीवन है, वेजिटेशन, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, कोपन क्लासिफिकेशन ले रखी है, जिसमें कि मेन क्लाइमेट्स हमने बना रखे हैं। ये मेन क्लाइमेट्स आपके हैं, ठीक है जी, ए बी सी डी ई। ए इज इक्वेटोरियल, बी इज एरिड, सी इज वार्म टेम्परेट, डी इज कॉन्टिनेंटल, ई इज पोलर, ठीक है जी। तो आपको हमेशा याद रखना है ई एंड टी, ये बेसिकली आपके पोलर क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है जी। देन ए जो है आपका हमेशा इक्वेटोरियल रहेगा, बी हमेशा हम लोग एरिड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली आपका सी वार्म है और डी कॉन्टिनेंटल है, एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल, ठीक है। प्रेसिपिटेशनल कंडीशन में क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है डेजर्ट, एस का मतलब होता है लाइक बिल्कुल रेगिस्तान, उसके बाद स्टेपे, थोड़ा झाग फूक। एफ का मतलब होता है फुली ह्यूमिड, मींस उष्णकटिबंधीय इलाके, जैसे यहाँ पे बहुत सारी आपको रेनफॉल देखने मिल रही है। एस का मतलब समर ड्राई, मींस विंटर रेनफॉल है। डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, दैट मींस समर रेनफॉल है। एम जो है स्पेसिफिकली मॉनसूनल के लिए दी जाती है, जो बेसिकली सीजनल रिवर्सल देख रहा होता है, ठीक है। टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग हॉट एरिड करते हैं, ठीक है जी, एच, एंड के इज फॉर कोल्ड एरिड, ठीक है, दोनों ही सूखे हैं, हॉट एरिड एंड कोल्ड एरिड। हॉट समर एंड बेसिकली ए इज फॉर हॉट समर, बी इज फॉर वार्म समर, एंड सी इज फॉर कूल समर, ठीक है जी। बहुत गर्म समर, बहुत गर्म गर्मियां, उसके बाद थोड़ी गर्म गर्मियां, एंड देन ठंडी गर्मियां, ये होती हैं, ठीक है। डी इज एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल, जैसे हमने यहाँ पे डी कॉन्टिनेंटल देखा था। एफ इज फॉर पोलर, टी इज पोलर, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोगों ने अपने देश का
इस तरह से क्लाइमेटिक कोपन क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ए एस, ये जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे ए एस है। ए का मतलब क्या है, बेसिकली इट इज किस टाइप का क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे समर ड्राई है, मीन्स यहाँ पे विंटर रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो ये वो रीजन है जैसे तमिलनाडु हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इन एरियाज में क्या है, आपको समर रेनफॉल देखने और विंटर रेनफॉल देखने को मिलती है। रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड इन अक्टूबर टू दिसंबर वाला टाइम, एंड यहाँ पे जो है रेनफॉल इस टाइम पे हो रही है। हाउएवर सारा साल जो है कंपैरेटिवली ह्यूमिडिटी हाई रहती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एंड अराउंड द एरिया एज वेल एज द लोकेशन, है ना, एज वेल एज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी। ठीक है, ये देखने को मिलता है। एज फार एज अदर्स आर कंसर्न, जैसे AMW है, ठीक है, अगेन इक्वेटोरियल है, मॉनसूनल रेनफॉल है, एंड विंटर ड्राई है, मीन समर्स के टाइम पे रेनफॉल हो रही है। ठीक है, इसके पीछे देखो आपको ड्राई एरिया देखने को मिल रहा है, BSHW, एंड यहाँ पे भी आपको BSHW है। ये आपके इंटीरियर रीजन से, जैसे विदर्भ मराठवाड़ा वाला रीजन है, एंड ऊपर जो है आपका राजस्थान वाला रीजन है, सम पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा वाला रीजन है। तो BWSW है। बी का मतलब है आपका अगेन इट इट मीन्स आपका ड्राई। ठीक है जी, एस का मतलब है स्टेपे टाइम का है, हॉट है, एंड विंटर जो है वो ड्राई है, समर रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। तो BSHW है आपका। बी यहाँ पे यू कैन सी एरिड है। ठीक है जी, एस का मतलब है स्टेपे। ठीक है जी, एम मॉनसूनल है, एंड बेसिकली डब्ल्यू जो है आपका छोटा डब्ल्यू जो है, दिस इज बेसिकली विंटर ड्राई, रेनफॉल नहीं है विंटर्स में। ओके, यस, सो इस तरह के बहुत सारे क्लाइमेट है। अगेन मोस्ट ऑफ ओवर क्लाइमेट कौन सा है, वो AW टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है इन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाली तरफ, एंड CW जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक के ऊपर वाली तरफ देखने को मिलता है। सी इज बेसिकली योर वार्म टेम्परेट, एंड W मीन्स विंटर ड्राई, मीन्स समर्स में रेनफॉल हो रही है। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द नदर्न इंडिया है इंक्लूडिंग कश्मीर वाला रीजन, दिस इज बेसिकली E एंड ET। सो पोलर टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, या फिर आर्कटिक टाइप का या टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ओनली क्लाइमेट जहाँ पे आपको DFC डी क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, विच इज बेसिकली एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल। ठीक है जी, एंड फुल्ली ह्यूमिड, ये आपको क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, दिस इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, आई होप आपने पहले पढ़े होंगे। और ये क्लाइमेटिक टाइप जो है जनरली हमें पूछ लिया जाता है, तो हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने होते हैं। तो ये मैप जो है थोड़ा सा एक बारी 2-3 बारी रिवाइज जरूर करके आपको जाना है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका सीजनल रिदम। तो ऑलरेडी हमें पता है सीजन जो है हमारे देश में, एक जो है वेट सीजन होता है, ड्राई सीजन होता है। जो वेट सीजन होता है आपका, वेट सीजन में आपको अगेन एक तो साउथ वेस्ट मानसून है, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून, और ड्राई सीजन में आपका क्या है, एक है आपका समर सीजन, एंड दूसरा आता है आपका विंटर सीजन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके सीजन चलते हैं। एज फार एज दी सीजन आर कंसर्न, तो समर सीजन जो आपका एवरेज जो है ये कब चल रहे हैं, जून से सितंबर आपका जो है साउथ वेस्ट चलता है, अक्टूबर टू नवंबर के आसपास में आपका नॉर्थ ईस्ट चलता है। समर आपका चलता है, सॉरी विंटर आपका चलता है दिसंबर जनवरी एंड फरवरी तक। ठीक है जी, एंड समर चलता है वो आपका मार्च से लेके चलता है जून तक, मार्च से मई तक का। ये जो आपका रफली क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश का। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है आपका मॉनसून्स। ठीक है, जो मॉनसून्स है उसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग ITCZ थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स देखो ये आपका जो है दिस इज इक्वेटर समवेयर, है ना, तो दिस इज बेसिकली योर इक्वेटर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से और नीचे से विंड जो है वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, विंड्स कन्वर्ज करती हैं, दिस आर बेसिकली योर ये आपकी जो है साउथ आपकी साउथ ईस्ट विंड्स हैं, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स। ये ITCZ इस एरिया में 0 to 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में कन्वर्ज करती हैं। ठीक है जी, एंड समर्स के टाइम पे क्या होता है, समर्स के टाइम पे ये बेसिकली ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाती हैं, दे रीच टू, ITCZ जो है वो इंडियन ओशन, सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली तरफ चल जाता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस हीटिंग होती है, लो प्रेशर यहाँ पे बनता है, और ये जो विंड्स हैं, जो साउथ ईस्ट विंड्स हैं, वो क्रॉस करती हैं, और वो कॉर्लिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट करती हैं, एंड देन दे बेसिकली कॉज द साउथ वेस्ट मॉनसून्स, साउथ वेस्ट मॉनसून्स करते हैं। ठीक है जी, सीजनल रिवर्सल देखने को मिलता है, 4 महीने ऐसे चलता है सितंबर तक। सितंबर के बाद ITCZ फिर नीचे आ जाता है। ITCZ के फिर नीचे आने से क्या होता है, इवेंचुअली ये जो आपका विंड का सर्कल है, ये दोबारा रिवर्स कर जाता है, जो ओरिजिनल चल रहा होता है नॉर्थ ईस्ट वाला, वो चलता है आपका। तो कुछ टाइम जो है हमको देखने में मिलती हैं
आपकी साउथ वेस्ट मानसून्स एंड उसके बाद कुछ टाइम जो है हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द आईटीसीजेड थ्योरी, जो कि ये सब चीजों को समझा रहा है। ठीक है, एनीवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल वो है कि भाई सी सरफेस टेम्परेचर अनोमलीज कैसे जो है इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट सी सरफेस टेम्परेचर अनोमलीज हैं, दैट इज इंसो इंडियन ओशन, सॉरी एल नीनो ला नीना सदर्न ऑस्किलेशन, देन इज इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दिस इज मैडन जूलियन ऑस्किलेशन, बिकॉज दिस वाज इंड्यूस्ड एंड दिस वाज द कॉज ऑफ द अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून इन आवर कंट्री। नाउ इंसो जो है वो क्या है, ये सब क्या है, ये एयर सर्कुलेशन के फिनोमिना से, देयर ऑल एयर सर्कुलेशन कॉज्ड बाय द वेरिएशंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है जी, समुद्र का कुछ हिस्से में जो है वो गर्म हो जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है। तो इस गर्म और ठंडे होने के कारण क्या होता है, कुछ हिस्सा ठंडा हो जाएगा, कुछ हिस्सा गर्म हो जाएगा, उसके कारण क्या है एयर सर्कुलेशंस बनते हैं। और यही एयर सर्कुलेशन के कारण हम लोग क्या देखते हैं, ये इस तरह के क्लाउड फॉर्मेशंस होती हैं, बारिशें होती हैं। तो कुछ जगह आपको बारिशें देखने को मिलेंगी, कुछ जगह जो है आपको बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जनरली जहां पे भी हवा का राइजिंग लिम्ब होता है, ठीक है, वेन एवर वेयर एवर द एयर इज राइजिंग, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलती है। जहां पे भी जो है एयर की जो लिम्ब है वो डिसेंट कर रही है, नीचे को जा रही है, वहां पे क्या होता है, वहां पे रेनफॉल नहीं होती। ठीक है जी, तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सदर्न ऑस्किलेशन की, एल नीनो ला नीना सदर्न ऑस्किलेशन की, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये पैसिफिक के वाटर्स का फिनोमिना है। पैसिफिक में सी सरफेस जो टेम्परेचर्स हैं उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। होता क्या है, ठीक है, नॉर्मल टाइम्स में यू विल सी कि भाई जो आपका पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन की, ठीक है, या अगर सिर्फ पैसिफिक की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन या वेस्टर्न पैसिफिक पूल, ऑस्ट्रेलिया वाली पोर्शन बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, लॉट ऑफ वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग है। ट्रेड विंड क्या करते हैं, गर्म पानी को उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसके कारण जो है गर्म पानी के ऊपर गर्म हवा वो ऊपर को उठती है, बादल बनते हैं, बहुत सारी बारिशें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद ठंडी हवा जो है यहाँ पे नीचे बैठ जाती है। ये कहाँ पे जाके बैठती है, ये बेसिकली अमेरिका वाली साइड में जाके बैठती है, साउथ अमेरिका में। और जब यहाँ से गर्म पानी उधर जाता है तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ को आता है, जो कि हाई प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, सो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, और हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, और इस तरह का एक सर्कुलेशन बनता है। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड एज दी वॉकर सर्कुलेशन। और एक नॉर्मल सर्कुलेशन नॉर्मल टाइम्स में ये होता है, बट कुछ सालों के बाद क्या होता है, ये सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, फिर टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें होंगी, बहुत ज्यादा बारिशें इस एशिया में, ए रीजन में, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा अच्छी होती है और इंडिया के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ला नीना। ठीक है जी, ला नीना और लिटिल गर्ल, बेसिकली यही जो नॉर्मल प्रोसेस है उसका स्ट्रेंथनिंग हो जाने को हम लोग बोलते हैं। और जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, ठीक है जी, वेन एवर दिस प्रोसेस इज रिवर्स, रिवर्स का मतलब है कि अब जो है यहाँ पे गर्म पानी हमने देखा, ठीक है, ये देखो ये सिस्टम आपका बन रहा है सर्कुलेशन। ठीक है, सो इस रीजन में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा बारिशें देखने को मिलती हैं। अगर ये सिस्टम रिवर्स हो जाए, ठीक है जी, अब गर्म पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, एंड यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली ठंडा पानी इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, बारिशें अब यहाँ पे होंगी आपकी, यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली ड्राई रहता है, और इसके कारण जो सर्कुलेशन है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे डिसेंड कर रही है हवा, यहाँ पे जो आपका अमेरिका से वहां पे राइज कर रही है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें हैं, यहाँ पे सूखा रहता है, तो इस करके हमारा इंडियन ओशन है या इंडियन रीजन है वहां पे भी ड्राई देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगेन दिस इज कॉल्ड एज एल नीनो। ठीक है जी, क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं एल नीनो। और ये जो है इस तरह से सर्कुलेशन में देखने को मिलता है हम लोग को। क्या होता है, कभी कुछ 3-4 साल के बाद एल नीनो वाला कंडीशंस आती हैं, एंड उसके बाद जो है कंडीशंस फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, और उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन एक्सट्रीम में चल जाती हैं, विच फॉर्म्स ला नीना। तो इस तरह से जो है कंटिन्यूअसली ऐसे सर्कुलेशन चल रहा होता है, एल नीनो, नॉर्मल, ला नीना, नॉर्मल, एल नीनो, तो ऐसी सर्कुलेशन चल रही होती है। 2023 बाय द वे वाज एन एल नीनो ईयर, जिसके कारण हमारे मानसून्स में कंपैरेटिवली कम रेनफॉल देखने को मिली थी, जिसके कारण हमारी जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की ओवरऑल वो थोड़ी सी डिप भी गई थी। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, सो 2023 वाज दैट टाइम, बट इफेक्ट जो है अभी 24, 23, 24 एंड 25 जो है वो नॉर्मल ईयर्स रहे हैं। सो दैट इज
ओके, तो ये एल नीनो हो गया, ठीक है। सेकंड इज इंडियन ओशन डाइपोल। अब जो चीज पैसिफिक में हो रही है वो इंडियन ओशन में भी हो रही है, ठीक है जी। गर्म पानी जो है, आमतौर बात क्या होती है, गर्म पानी वो अफ्रीका के पास में इकट्ठा होता है, ठंडा पानी जो है वो आपका जो इंडोनेशिया वाला साइड है वहां पे इकट्ठा हो जाता है और सर्कुलेशन बनता है इस तरह का, ठीक है। जब इस तरह की सर्कुलेशन बनती है तो अफ्रीका वाली साइड में बहुत ज्यादा बादल बनते हैं और यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम होती है टेम्पररी कॉल्ड एज सोमाली जेट, वो इस मॉइस्चर लेडन विंड्स को इंडिया की तरफ भेजती है, जिसके कारण भारत में भी बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आईओडी पॉजिटिव बोलते हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्टेट में है। दैट मीन्स अफ्रीका का कोस्ट जो है वो ज्यादा गर्म है और इंडोनेशियन कोस्ट जो है वो ठंडी है, जिसके कारण इंडिया में कंपैरेटिवली अच्छी बारिशें होंगी, पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं। इसका नेगेटिव भी होता है, कुछ सालों बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है सर्कुलेशन। इंडोनेशियन वाली साइड जो है वो ज्यादा गर्म होती है और बेसिकली अफ्रीकन वाली साइड कंपेरेटिव ठंडी होती है। तो यहाँ पे जो है डिसेंड कर रही होती है हवा, कोई बादल नहीं बनता है, बादल ना बनने के कारण यहाँ पे कंपैरेटिवली इंडिया में विंड्स या बारिशें कम होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। एंड लास्ट इज ऑब्वियसली मेडन जूलियन ऑस्किलेशन, ठीक है। इस साल हुआ क्या हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में इवेंचुअली व्हाट वी वर एबल टू विटनेस कि भाई जो हमारा मॉनसून है इट बेसिकली केम अ बिट अर्ली, नॉट अ बिट अर्ली, लाइक अगेन हम लोगों ने देखा कि ये जो है ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन जो है वो एडवांस में था, ठीक है। अब एडवांस में क्यों था, बिकॉज अराउंड 24 मई के आसपास में एडवांस कर गया था। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो है एक ट्रेवर्सिंग सर्कुलेशन जो है वो अपनी राइजिंग लिम्ब पे था एंड दिस ट्रेवर्सिंग सर्कुलेशन वाज मेडन जूलियन ऑस्किलेशन, ठीक है जी। मेडन जूलियन ऑस्किलेशन, इसको समझते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। सो बाकी जो मैंने आपको सर्कुलेशन बताया पीछे इंडियन ओशन डाइपोल, जैसे ये इंडियन ओशन डाइपोल देखो तो सर्कुलेशन यहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहीं घूम नहीं रहा है, ये एक ही जगह पे खड़ा है। यू कैन सी दिस इज हियर ओनली, है ना, इधर ही खड़ा है, इधर ही रहेगा। हाउएवर हम लोगों ने देखा कि ये सर्कुलेशन जो यहाँ पे मैं आपको मेडन जूलियन ऑस्किलेशन बता रहा हूँ, तो ये सर्कुलेशन क्या है, ये बेसिकली हमारा इंडियन ओशन, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे चल जाएगा पैसिफिक ओशन, तो पूरी धरती पे इस तरह से ट्रेवर्स कर रहा है, मूव कर रहा है हमारे पूरे इक्वेटर वाली साइड पे, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है इस तरह से। एंड मोस्टली जो है कहाँ पे इफेक्ट करता है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में इफेक्ट करता है, ठीक है कि नहीं। अब इसकी जो ट्रेवर्सिंग, इसका एक सर्कुलेशन लगाने का जो टाइम फ्रेम है वो कितना है, वो 30 से 60 दिन के बीच में, फ्रॉम 30 to 60 days, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब भी इसकी राइजिंग लिम्ब जो है इंडियन ओशन वाली साइड में आएगी तो वहां पे क्या होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ चल रही होती है, तो ये बादल जो है इंडिया की तरफ जाते हैं, वहां पे बारिश करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो जितनी बारी ये जो मेडन जूलियन ऑस्किलेशन है ये इंडिया की तरफ रहेगा या इंडियन ओशन में रहेगा, उतना ज्यादा वहां पे इंडिया में बारिश होगी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये पैसिफिक में चला जाता है, ठीक है कि नहीं। हाउएवर देखो इसका साइड, मैंने आपको बताया कि इसका टाइम फ्रेम कितना है, 30 से 60 दिन का, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा कि अगर ये अपनी 30 दिन की साइकिल में है, 30 दिन में एक चक्कर मार रहा है धरती का ये सर्कुलेशन, तो ज्यादा बारी मानसून के लाइक जो टाइम है 4-5 महीने में ज्यादा बारी इंडिया में रहेगा, इंडियन ओशन में आएगा, ज्यादा बारी इंडियन ओशन में आएगा, तो मतलब क्या, ज्यादा जो है बारिशों को पुश देगा, ठीक है जी। अगर ये अपनी 60 दिन की साइकिल में डिलेड चल रहा है तो कंपेरेटिवली कम टाइम जो है वो इंडियन ओशन में आएगा और वहां पे कम बारिशें होंगी, ठीक है। कुदरती क्या हुआ इस बारी ये जो सर्कुलेशन है वो अपने 30 डेज के साइकिल पे चल रहा है, ठीक है जी। और 24 मई के आसपास में, 23 से 24 मई के आसपास में 30 डेज की साइकिल में है, और 24 मई के आसपास में, 24 मई के आसपास में दिस वॉज डायरेक्टली ओवर द इंडियन ओशन, जिसके कारण वो पुश मिलता है और मॉनसून जो है वो केरला से एडवांस कर जाता है। दैट इज व्हाई वी गॉट द एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून ऑलमोस्ट 6 days 7 days as was expected by Indian Meteorological Organization, ठीक है कि नहीं। और यही जो है कारण है कि भाई मानसून इतनी जल्दी रैपिडली एडवांस करता है केरला से कि 2-3 दिन में ही जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, मुंबई पहुंच जाता है और वहां पे पिछले 50 साल के एडवांसमेंट का रिकॉर्ड तोड़ देता है, ठीक है। दैट इज मेडन जूलियन ऑस्किलेशन, याद रखना है इसको प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 मार्क्स में आ सकता है हम लोग को, क्योंकि न्यूज में चल रहा है। ओके, यस, देन दिस इज द सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक एंड दिस इज दिस फोर्थ एंड फिफ्थ वीक। तो इस तरह से कंटिन्यूस जो है क्या करता है, साइकिल चलती रहती है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, देन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ऐसे, ओके।
तो ये आप देख सकते हो इंडिया में एडवांसमेंट जनरली आपको इस तरह से देखने मिलती है। 1 जून के आसपास पे केरला, देन 5 जून के आसपास में यहाँ पे मुंबई जो है ऑलमोस्ट एडवांसमेंट के 10 दिन बाद पहुंचता है। हाउएवर यहाँ केरला में जो है ये अराउंड 24 मई को पहुंच गया था और 25 मई को जो है ये मुंबई पहुंच गया था। तो दिस वाज अगेन वेरी वेरी आप कह सकते हो ग्राउंड ब्रेकिंग और रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ठीक है कि नहीं? यस। नाउ इंडिया में जब मानसून एडवांस होता है तो अगेन किस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है मेरे इन्वॉल्व को ध्यान से समझो, ठीक है? एज वी गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जैसे यहाँ पे हिमालयज हैं तो मानसून के टाइम पे ये जो विंड्स हैं ये इस तरह से मूव करती हैं, इंटीरियर की तरफ जाती हैं, तो इस जगह में बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलेगा, ठीक है जी। धीरे धीरे यहाँ पे रेनफॉल कम होता रहेगा और अंदर तक जाते जाते रेनफॉल और कम हो जाता है, ठीक है जी। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम वेस्ट, सॉरी व्हेन वी मूव फ्रॉम ईस्ट गोज टुवर्ड्स वेस्ट, हम लोग देखते हैं कि रेनफॉल डिक्रीज कर रहा है, याद रखना है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि ये मानसून की विंड्स जैसे जैसे आती हैं तो हिमालयस को टकराती हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी। हाउएवर जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो बारिशें कम होती हैं। सो व्हेन वी गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया, रेनफॉल जो है इट टेंड्स टू डिक्रीज। दो चीजें याद रखनी है, ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होती है, नॉर्थ टू साउथ डिक्रीज होती है। वेस्टर्न घाट्स गेट अ लॉट ऑफ रेनफॉल, मोस्ट ऑफ इट इज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, ठीक है जी, ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल होती है, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा आइडिया याद रखना है। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो कि हम लोग मेंस क्वेश्चन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है जी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली जो बेसिकली मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन जो रीजन है, वहां पे विंटर्स में रेनफॉल होती है, वहां पे विंटर्स में इस तरह के प्रेशर, लो प्रेशर डिप्रेशन बनते हैं। और यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम चल रही होती है, साउथ सब ट्रॉपिकल जेट जो होती है, वो इन डिप्रेशन को उठा के मेडिटेरेनियन से उठाते हुए, कैस्पियन सी से होती हुई, ईरान, इराक एंड पाकिस्तान से होती हुई इसे इंडिया में डिपॉजिट कर देती है, ठीक है कि नहीं? तो इंडिया में जब ये डिप्रेशन पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारी बारिशें करते हैं और बेसिकली जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, जल्दी कब होता है? मेंटेन में विंटर रेनफॉल है तो ये जल्दी कम होता है दिसंबर से लेके आपका फरवरी मार्च तक पीक करता है, बट ये कई बारी अप्रैल और मई एंड इवन जून तक भी चला जाता है। लेट डिप्रेशन भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है कि नहीं? सो होता क्या है, ये पहाड़ी रीजन में जब इस तरह के डिप्रेशन पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्नोफॉल जो है कवर करते हैं, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है। एंड लोअर एरियाज में जो आपको क्या देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। हायर रीचेज में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी, लोअर रीचेज में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। एंड बेसिकली इसके कारण लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर हम बात करें एप्पल बेल्ट के लिए जो है स्नोफॉल इज इंपॉर्टेंट, देन सिमिलरली जो नीचे हम लोग प्लेन एरियाज में वीट लगा रहे हैं तो उसके लिए रेनफॉल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये रेनफॉल कहाँ से कहाँ तक होती है? पूरे नॉर्थ इंडिया में देखने मिलती है एंड गोज ऑल द वे टिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे अरुणाचल से लेकर आसाम वाले रीजन में हमको बारिशें देखने को मिलती हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये बेसिकली आपका बन जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और इस डिस्टर्बेंस के बाद जनरली जो हम लोगों को इंटेंस फॉग्स देखने में मिलते हैं, बिकॉज हमारे एटमोस्फेयर में मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो कंपेरेटिवली हाई हो जाता है। ओके, यस, तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। देन लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट, दिस इज साइक्लोन्स, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है साइक्लोन्स, क्यों? बिकॉज न्यूज में चल रहा था, ठीक है, और हम लोग को पता है कि भाई इन दी वेस्टर्न साइड एज वेल एज इन दी ईस्टर्न साइड, बे ऑफ बंगाल एंड आपका जो अरेबियन सी है वहां पे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है कि नहीं? और हर साल साइक्लोन सीजन चलता है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली साइक्लोन होता क्या है? चक्रवात है, ठीक है जी। इट मींस सर्कुलेशन या मूविंग ऑफ विंड इन अ कॉइल्ड फॉर्मेट, कॉइल्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। कॉइल्ड मूवमेंट क्यों होता है? इन ये बेसिकली एक लो प्रेशर सेंटर के आसपास में हवा जो है क्या करती है, इस लो प्रेशर सेंटर को भरने की कोशिश करती है एंड कर्ल कर जाती है ड्यू टू कोरोलिस फोर्स, जिसके कारण आपको इस तरह के चक्रवात बनते हुए दिखते हैं, ठीक है कि नहीं? ये इस तरह से आपका सिस्टम होता है। जनरली ये सिस्टम कैसे बनते हैं, ये चक्रवात कैसे बनते हैं, इसके लिए जो है हमें कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है? जनरली ये ओशंस के ऊपर बनते हैं, जहां पे कि टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर हो जाता है। 26 डिग्री या 26.5 डिग्री के आसपास में जब ओशन वाटर का टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, मॉइस्चर रिलीज करते हैं, हवा जो है ऊपर की तरफ कोटती है, ऊपर की तरफ उड़ती है तो मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होता है क्लाउड्स में, तो यहाँ पे क्लाउडिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
और ये जो हवा है ये क्या करती है, ये ठंडी होती है एंड देन उसके बाद डिसेंट कर जाती है नीचे की तरफ को। आसपास से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इस लो यहाँ इसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। आसपास की ठंडी हवाएं इस लो प्रेशर को भरने की कोशिश करती हैं, कर्ल कर जाती हैं और इवेंचुअली ये भी अपलिफ्ट हो जाती हैं और इस करके सिस्टम हमारा बन जाता है। ठीक है कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं इन सिस्टम्स के बनने के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि भाई यहाँ पे अगेन टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली हाई होने चाहिए। अगेन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ना हो, क्योंकि यहाँ पे कॉर्लिस पोर्स का एब्सेंस होता है, तो कॉर्लिस पोर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो ओवरऑल विंड शीर होती है या विंड नीचे और ऊपर की विंड मूवमेंट्स हैं, इसको मिनिमम होना चाहिए इसमें डिफरेंस। तो ये सब कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इन बेसिकली साइक्लोन्स को जन्म देती हैं। कैसा प्री डेवलप्ड जो है वोर्टेक्स होना चाहिए जहाँ पे लो प्रेशर बन सके, वो सारा सिस्टम हमारे ये इस तरह के साइक्लोन्स बनाते हैं। ठीक है जी, साइक्लोन्स का देन डेवस्टेशन जो है वो 3 प्रकार से होती है। ठीक है जी, दी साइक्लोन्स बेसिकली कॉज प्रॉब्लम्स इन 3 वेज। पहला वे होता है आपका इट इज थ्रू रेनफॉल। बहुत ही ज्यादा टोरेंशियल रेनफॉल बनती है, जो क्लाउड बनते हैं, ये क्लाउड जो है क्यूमुलो निम्बस के क्लाउड होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश करते हैं एंड इसके कारण फ्लैश फ्लड्स या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिलती है। सेकंड जो है हम लोग यहाँ पे विंड देखने को मिलती है। तो विंड्स बेसिकली दे कैन रीच इवन अप टू दी स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर। उस बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइजेशन भी कर रखी है हमारी। ठीक है, साइक्लोन, सिवियर साइक्लोन, वेरी सिवियर साइक्लोन, इस तरह से। एंड थर्ड जो होती है वो आपकी होती है स्टॉर्म सर्ज। जब भी स्टॉर्म लैंडफॉल करता है तो वो बहुत सारा पानी ओशन का इकट्ठा अपने साथ लेके आता है, जिसके कारण सी लेवल राइज करता है और कोस्ट को बेटर करता है, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये 3 एरियाज में जो हम लोग साइक्लोन्स का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, एनीवेज साइक्लोन के कुछ कैरेक्टर। साइक्लोन हम लोग के क्या सीजन में देखने को मिलता है? मोस्टली साइक्लोन जो है हमारे देश में अप्रैल के सीजन से स्टार्ट हो जाता है, गोज ऑल द वे टिल दिसंबर। बट मोस्टली जो है अप्रैल वाले जो साइक्लोन्स होते हैं दे डेवलप लाइक बिलो 10 डिग्रीज नदर्न लैटिट्यूड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड जो मई में है साइक्लोन्स इंक्रीज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम मेक अ लैंडफॉल इन द बांग्लादेश वाला रीजन। हाउएवर इसके बाद जो है हमारे साइक्लोन्स बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग इफेक्ट रखते हैं और इंडिया और लाइक दोनों कोस्ट की तरफ पैटर करते हैं, नॉर्थ है सॉरी वेस्ट एंड ईस्ट एज वेल। सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों की, भाई जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं अरेबियन सी से? ठीक है, सो एज फार एज दिस इज कंसर्न, बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, अगेन ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे साइक्लोन आने के बहुत सारे कारण हैं। क्यों? एक तो बेसिकली इस एरिया का कॉन्स्ट्रिक्टेड होना, संकड़ा होना, जिसके कारण ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसका फ्लो बहुत ज्यादा होना, जिसके कारण फ्रेश वाटर जो है जल्दी गर्म हो जाता है। थर्ड, इस रीजन का कंपैरेटिवली शैलो होना। फोर्थ जो है यहाँ पे जो पैसिफिक के साइक्लोन्स हैं उनके रेमिनेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि पैसिफिक सबसे ज्यादा साइक्लोन प्रोड्यूस करता है, उनके रेमिनेंट्स धीरे धीरे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंडीशन अच्छी होने के कारण ये साइक्लोन फिर दोबारा उग्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इस करके इसका बैकलॉग पीछे से बहुत अच्छा आ रहा है। यही साइक्लोन्स यहाँ पे कई बार अरेबियन सी में जाते हैं तो पीछे से बैकलॉग ज्यादा आता है, तो यहाँ पे आपको साइक्लोन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है नहीं, तो बे ऑफ बंगाल जो है जनरली ज्यादा साइक्लोन देखता है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। हाउएवर पिछले कुछ सालों से ये हुआ है कि अरेबियन सी में भी साइक्लोन ज्यादा आने लग गए हैं। अगेन इसको हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं, वार्मिंग ऑफ दी सीज के साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो आपका सो कॉल्ड अरेबियन सी है, लाइक 2019 में फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स वर देयर इन अरेबियन सी एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है कि नहीं? सो अगेन क्लाइमेट चेंज के साथ इसको हम लोग लिंक कर रहे हैं, वार्मिंग ऑफ द ट्रॉपिकल वाटर्स इनके साथ हम लोग इसको लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। आई होप कैटेगराइजेशन हमको पता है। वैसे पूछने नहीं वाला कोई कैटेगराइजेशन, बिकॉज यहाँ पे एज सच मेंस में इसको नहीं पूछते हैं हम लोग ज्यादा। ओके, देन इज टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स। एक क्वेश्चन आया था मेंस में जेकेपीएससी में कि भाई जो एयर मासेस हैं वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को। सो एयर मासेस, ठीक है जी, सो हम लोग क्या देखते हैं, मिड लैटिट्यूड्स हैं वहां पे इस तरह के जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या है कि भाई हीटिंग के कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट्स या बहुत ज्यादा जो है फिनोमिनास हो रहे हैं। मिड लैटिट्यूड में इस तरह का काम नहीं होता। मिड लैटिट्यूड में जनरली क्या होते हैं, बड़े बड़े जो एयर मासेस होते हैं, जो डिफरेंट एयर मासेस नथिंग बट एयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेंसिटी, उसका मॉइस्चर कंडीशंस, उसका टेम्परेचर कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो जब इस तरह के बड़े बड़े एयर मासेस जो है वो मिड लैटिट्यूड में टकराते हैं, गर्म एयर मास ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, ठंडे एयर मास नीचे की तरफ को आ रहे हैं, वे ऑफ थर्मल बैलेंसिंग ऑफ द अर्थ,
तो जब ये इस तरह से टकराते हैं तो हम लोगों को क्या देखने मिलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। जनरली जब कोल्ड एयर मास, दिस इज वार्म एयर मास, दिस इज कोल्ड एयर मास, तो वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास टकराते हैं तो वहां पे हम लोग को इस तरह के टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। और उससे पहले हमें यहाँ पे फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। किस तरह के फ्रंट बनते हैं, जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को पुश करता है तो कोल्ड फ्रंट बनता है। सिमिलरली देखो, दिस इज अ कोल्ड फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एयर को ऊपर को मूव कर रही है और इस तरह से यहाँ पे बादल बन रहे हैं। ठीक है, देन देर इज वार्म फ्रंट की वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर को आगे पुश कर रही है। एंड देन जहाँ पे ये दोनों कोल्ड एंड एयर वार्म एयर जो है वो खड़ी हो गई है तो इसे हम लोग स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। ठीक है जी। जब इस तरह के स्टेशनरी फ्रंट बनते हैं आपके, इस तरह के स्टेशनरी फ्रंट बनते हैं, तब यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन्स है वो बनना स्टार्ट होते हैं। एक तरफ से कोल्ड एयर पुश करती है, एक तरफ से वार्म एयर पुश करती है, और इसके कारण क्या होता है, एयर की रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। और एयर की रोटेशन एक पिवट पॉइंट के साथ में स्टार्ट होती है और दोनों तरफ जो है यहाँ पे क्या होती है, बारिशें होती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली कंपैरेटिवली जेंटल फिनोमिना होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन विंड्स जो है दे कैन रीच 250 to 300 किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। टेम्परेट साइक्लोन्स में विंड्स रीच मैक्सिमम 60-70 किलोमीटर पर आवर, बारिशें होती हैं, स्नोफॉल होती है। इट्स एक्चुअली अ प्लेजेंट वेदर जो कि हम लोगों को टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलता है। ओके, देन इज टोर्नेडोज एंड वाटर स्पाउट्स। ठीक है जी। सो जैसे हम लोग के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वैसे ही टोर्नेडोज होते हैं। हाउएवर टोर्नेडोज जो है वो एक्चुअली लैंड या सी कहीं पे भी आ सकते हैं और उनके बनने का फिनोमिना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टोर्नेडो जो है वो बेसिकली एक स्वर्लिंग मूवमेंट होता है क्लाउड्स का। ठीक है जी। और ये स्वर्लिंग मूवमेंट जो है विद टाइम क्या करता है, ये जमीन पे आके टच डाउन करता है और ये फनल जो है क्या करता है, बहुत ज्यादा हाई विंड स्पीड्स प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द डेवास्टेटिंग इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी। अब ये बनते कैसे हैं, ये बनते जनरली उन एरियाज में जहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है जी। लो प्रेशर कंडीशन जहाँ पे मॉइस्ट वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो है वो कूल एंड ड्राई एयर को मिलती हैं। ठीक है, और वहां पे लो प्रेशर कंडीशन बनती है। तो इस करके क्या है, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइप के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। इन क्लाउड्स को हम लोग, दीज आर लाइक टाइप ऑफ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स ओनली, बट दे आर कॉल्ड एज सुपर सेल्स। ठीक है जी। सुपर सेल्स क्लाउड बनते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ कोट रही होती है। ठीक है, एंड इस तरह के सुपर सेल क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, जो इज कंसिस्टिंग ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज लॉट ऑफ थंडर्स एंड लाइटनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो विंड की डायरेक्शन है, विंड शीर बहुत ज्यादा होती है, तो विंड बेसिकली क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन में चल रही होती है और इसके कारण क्या होती है, विंड जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और इस तरह से कर्ल करने लग जाती है। ठीक है जी। इस तरह से विंड की कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो कर्ल विंड है इवेंचुअली क्या करती हैं, ये जो कर्ल विंड्स हैं दे गेट पुश्ड अप। ठीक है, ये जो वार्म ड्राफ्ट ऊपर की तरफ आ रहे हैं ये इनको सीधे पुश कर देते हैं और सीधा पुश करने के बाद जो है ये इस तरह से कर्ल करने लग जाते हैं क्लाउड के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि ये सिस्टम जो है वो अपराइट हो जाता है और इसके कारण इवेंचुअली हम लोग देखते हैं कि हमारा साइक्लोन जो है वो शेप लेने लगता है। ठीक है जी। कर्लिंग होने के कारण जो है यहाँ पे क्लाउड ऐसे एक इस तरह से फनल टाइप बनना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम लोग मेसो साइक्लोन बोल देते हैं। इवेंचुअली ये क्लाउड जो है विद टाइम नीचे टच डाउन करता है और इसके कारण जो है अब हम इसको टोर्नेडो बोल देते हैं। So tornado is nothing but this curling of the wind which is caused because of the extreme wind shear and the rapid warm updraft जो कि ऊपर की तरफ को उठ रहे होते हैं। ओके, ये टोर्नेडोज जो हैं अगेन दे कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। द विंड जो स्पीड होती है इनके अंदर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है, जिसके बेसिस पे हम लोग इनको स्केल भी करते हैं। इनको हम लोग जो है बेसिकली एनहांस्ड फुजीटा स्केल में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4 एंड 5 कैटेगरी में एक्सट्रीम टाइप का यहाँ पे आपको विंड स्पीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके टोर्नेडोज होते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं टोर्नेडोज हमें देखने के लिए, मोस्टली हम लोगों ने टोर्नेडो एली जो है यूएसए की, वहां पे हमें देखने मिलते हैं। ये मिड लैटिट्यूड के फिनोमेना है, मोस्टली वहां पे देखने को मिलते हैं। तो यूएसए का मिड वेस्ट एंड साउथ वाला रीजन है, जैसे टेक्सास ओक्लाहोमा है, या बांग्लादेश वाला रीजन, या लाइक सॉरी अपना यूरोप वाले रीजन में देखने मिलते हैं। इवन इंडिया में भी देखने मिलते हैं। ईस्टर्न इंडिया वाला रीजन है, बांग्लादेश वाला रीजन है, ठीक है, पंजाब वाला रीजन है, वहां पे भी हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो 0 to 5 में हम लोग इसको रेट करते हैं। ओके, सिमिलरली जो टोर्नेडो पानी में आते हैं उन्हें हम लोग वाटर स्पोर्ट्स बोल देते हैं। सिमिलर फिनोमिना होते हैं, हाउएवर दे आर कंपैरेटिवली मोर क्लियर बिकॉज डस्ट जो है वो जमीन से नहीं उठ रही होती है।
पानी में होते हैं तो वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स उठते हैं तो दे आर मोर क्लियर एंड ब्लूइश इन कलर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वाटर स्पाउट। ठीक है कि नहीं? कुछ मैंने डिफरेंसेस आपने लिखे हुए, आप वहां पे अपना जब भी नोट्स मिलेंगे आपको तो वहां जाके देख लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट की। ठीक है, सो एज फार एज क्लाउड बर्स्ट का कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब भी मानसून सीजन आता है तो बहुत ज्यादा मॉइस्ट एयर जो है वो इनलैंड की तरफ कोटती है, और जनरली जब इसके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, जनरली ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, इसीलिए पहाड़ों में सबसे ज्यादा आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो मॉइस्चर लेडन विंड होती है, वार्म विंड होती है, इट इज फोर्स टू राइज अप। जब ये बहुत ज्यादा फोर्स होती है ऊपर उठने के लिए तो इसकी एडियाबैटिक कूलिंग हो जाती है। एडियाबैटिक कूलिंग होती है तो क्या होती है, बादल बन जाते हैं। बादल बनते हैं तो जब बहुत सारा पीछे से मॉइस्चर आ रहा है, बादल बन रहे हैं, तो एक टाइम आता है कि भाई हवा जो है या ड्राफ्ट है इस पानी को होल्ड नहीं कर पाते और ये पानी सडनली बहुत ज्यादा स्पीड में एंड बहुत ज्यादा हाई रेट में नीचे गिरता है। इवेंचुअली दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट का बेसिकली ऐसा नहीं क्योंकि बादल फट जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब जो है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि जो एक छोटे से एरिया में लाइक अराउंड 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में 100 mm से ज्यादा एक घंटे में रेनफॉल हो गई है। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तो ये हम लोग को क्लाउड बर्स्ट बनाता है। ठीक है जी, तो जब भी क्लाउड बर्स्ट आता है तो इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है एसोसिएटेड, हमें फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलती हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या होती हैं, बेसिकली दो चीजें हैं। फ्लड, फ्लड का मतलब है बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है बहुत स्मॉल टाइम में फ्लो करता है, तो दैट मीन्स फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है कि जनरली फ्लडिंग जो है वो रिवर बेसिन्स के अंदर आती है तो उसे हम लोग फ्लड बोल देते हैं। जो जो एरिया प्रोन होते हैं, जहाँ पे पानी ऑलरेडी बह रहा होता है, अगर वहां पे पानी आ रहा है तो उसे हम लोग फ्लड बोल देते हैं। हाउएवर फ्लैश फ्लड इज की इन दोज एरियाज ऑल्सो जहाँ पे कि पानी ट्रेडिशनली नहीं आता है, जहाँ पे कि रिवर चैनल्स या वाटर चैनल्स ट्रेडिशनली नहीं बने हैं, अगर वहां पे भी बिल्कुल सडनली पानी जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाए तो दैट बिकम्स अ फ्लैश फ्लड। सो टाइमिंग, एरिया, फ्लो, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं, ये बनाती हैं आपके फ्लैश फ्लड्स। ठीक है, तो जनरली जब भी इस तरह के क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिलती हैं, एंड फिर मेन रिवर बेसिन्स में फ्लड्स आती हैं। जब वो प्लेन्स में पहुंचती है तो वहां पे भी आपको एक्सट्रीम फ्लडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बट फ्लैश फ्लड्स हम लोगों को पहाड़ों में देखने को मिलता है, क्यों? बिकॉज वहां पे ही आपको सडनली ऐसी जगहों में पानी आने लग जाएगा जहां पे पहले नहीं आता था, दैट इज व्हाट इज फ्लैश फ्लड्स। ठीक है कि नहीं? उसके साथ जनरली क्लाउड बर्स्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल भी बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिले। फिर आती है हीट वेव। एज यू नो दैट कश्मीर इज रीलिंग अंडर हीट वेव, तो हीट वेव अगर एग्जामिनर को भी लग रही होगी तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो हीट वेव होती क्या है, बेसिकली इट इज एन नॉर्मली हाई टेम्परेचर, इट इज नॉट कोई वेव चल रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली हाई जाते हैं। जो नॉर्मल उस टाइम पे टेम्परेचर होने, लेट से इस टाइम पे एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता होगा औसतन, बट अभी जो है ये ऑलमोस्ट 5 डिग्री ऊपर चला गया है नॉर्मल के। ठीक है जी, इन द प्लेन एरियाज। तो लाइक वैसे ही 5 डिग्रीज ऊपर चला गया तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई एक्सट्रीम हीट का कंडीशन आ गई है, तो इसे हम लोग हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। या अगर 6.4 डिग्री से ऊपर चला गया तो उसे हम लोग एक्सट्रीम या सिवियर हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, इंडिया में मार्च से जून तक में आपको देखने मिलती है, उसके बाद तो बारिशें पड़ जाती हैं, बट अगेन अभी भी हम लोगों को वैली में देखने को मिल रही है, और इससे बहुत ज्यादा इश्यूज निकलते हैं हम लोगों को। जो है बायोलॉजी, हमारी बॉडी जो है वो अगेन इट गोज थ्रू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है जी, इट एंड इट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, डिहाइड्रेशन हो सकती है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, नोजिया और इस तरह की चीजें हो जाती हैं, एंड देन इट कैन लीड टू हीट स्ट्रोक्स एंड डेथ ऑल्सो। ठीक है कि नहीं? देखो ये जो है हम लोगों को बेसिकली क्राइटेरिया दे रखे हैं कि हम किस तरह से हीट वेव डिक्लेयर करते हैं इंडिया में। टेम्परेचर थ्रेशोल्ड भी है कि अगर प्लेन्स में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल जाए, या फिर बेसिकली पहाड़ों में जो है वो अगर 35 डिग्री से ऊपर चला जाए तो वहां पे हम लोग हीट वेव लाइक कंडीशंस को मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड होता है बेसिकली अगर बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री ऊपर चला गया है टेम्परेचर, तो उसको हम लोग जो है हीट वेव मान लेते हैं। अगर 6.5 डिग्री से ऊपर चला गया है तो उसको हम लोग सिवियर हीट वेव मान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि दो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में एक जगह में हम लोग इसको 2 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, और अगर दूसरे दिन इस तरह की कंडीशन बनी रहती हैं तो उसे हम लोग हीट वेव बोल देते हैं। ठीक है, अगेन हार्ट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, डेथ होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कूल डाउन रखने के लिए, तो यही हम लोग वैली में देख रहे हैं। एसीज की सेल जो है वो 3 गुना हो गई है, और ये पहले हमने कभी देखा नहीं। ठीक है जी, इसका बेसिकली जो है इफेक्ट और कॉज हम लोग जो यहाँ पे
रूल आउट या बेसिकली जिसको आइसोलेट कर पा रहे हैं वो है अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, वैली में क्या है बेसिकली देखो, कंक्रीटाइजेशन, एक्सेस ऑफ कंक्रीटाइजेशन हो गई है। ठीक है, हर जगह जो है बड़े बड़े पक्के मकान बन गए हैं। ठीक है, रोड्स बन गए हैं, एस्फॉल्ट है और ग्रीन एरिया कम हो रहा है। तो इस करके एक फिनोमिना है यहाँ पे, वो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है जी, तो अर्बन हीट आइलैंड में बेसिकली होता क्या है, अर्बन हीट आइलैंड में जनरली जो अर्बन एरियाज होते हैं उनके टेम्परेचर जो है एवरेज आसपास के जो नॉन अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज हैं वहां से ज्यादा हो जाते हैं। स्पेशली ये रात को हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, टेम्परेचर वेरिएंस रात को ऑलमोस्ट 10 से 15 डिग्री तक हो सकता है और दिन में 7 से 8 डिग्री हो जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस कंक्रीटाइजेशन। ठीक है, एक्सेस कंक्रीट हम लोग लगाते हैं। कंक्रीटाइजेशन से क्या होता है, कंक्रीटाइजेशन से कंक्रीट जो है वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है दिन में और दिन रात में रिलीज करता है। इस करके जो है बहुत ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर में रहती है एंड इस करके टेम्परेचर जो है जनरली हाई रहते हैं। आसपास के जो रूरल एरियाज हैं वहां पे ट्रांसपिरेशन हो जाती है, वहां पे वाटर के सोर्सेज होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, हीट जो है वो डिसिपेट हो जाती है। बट अर्बन एरियाज में वाटर बॉडीज नहीं है, ग्रीन एरियाज नहीं है, कंसंट्रेटेड आपको बिल्डिंग देखने को मिली है, बिल्डिंग के सरफेस एरिया बहुत बड़े हैं। तो इन सब चीजों से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। ठीक है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है। कंस्ट्रक्शन हो गया, कंक्रीट, सीमेंट, मेटल सर्फेसिस हो गई। ठीक है जी, इसके अलावा शहरों में बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल चलते हैं तो उनकी हीट जो है निकलती है, एयर कंडीशनिंग की हीट निकलती है, इंडस्ट्री की हीट निकलती है, ये सब चीजें जो है इसके ऊपर काम करती हैं। ठीक है कि नहीं, ये कॉजेस हैं। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, अगर गर्मी होगी तो आप हायर एनर्जी कंजप्शन करोगे, वही मैंने एसी वाली बात बताई वो होगा। इवेपोरेशन का रेट हाई होगा तो जो कोई वाटर बॉडी है भी यहाँ पे वो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाएगी। हीट स्ट्रोक्स, क्रैम्प, डिहाइड्रेशन ये होता है। लेस प्रोडक्टिविटी, आप लेथार्जिक फील करोगे, काम नहीं कर सकते। एयर पोल्यूशन जो है वो राइज करता है। ठीक है जी, ये इसके जो है क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है। रेमेडीज क्या हो सकती हैं, अगेन इन्वायरमेंटली साउंड टाउन प्लानिंग करना। ठीक है, ये प्रॉपर जो है ग्रीन एरियाज को मेंटेन करना, ट्री कवर को इंक्रीज करना, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना जो कि लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं, अर्बन गार्डनिंग, अर्बन लैंडस्केपिंग करना, रूफ टॉप्स को पेंट व्हाइट पेंट करना। ठीक है जी, एक्सेस इमिग्रेशन को, एक्सेस अर्बनाइजेशन को, रैपिड अर्बनाइजेशन को, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को चेक, ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिर बारिशों से एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो मैंने पहले बतानी थी, दिस इज लैंडस्लाइड्स। ठीक है, जो लैंडस्लाइड जो है एक तरह की मास मूवमेंट होती है जहाँ पे कि बहुत सारा मलबा, रॉक, अर्थ मटेरियल जो है वो ग्रेविटी के साथ नीचे सडनली आ जाता है और इससे हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। बेसिकली जो जमीन है, जो पत्थर मलबा है वो नीचे गिर जाता है, रॉक डेब्रिस अंडर अर्थ ग्रेविटी। ठीक है जी, इसको इसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे कारण हैं। जियोलॉजिक कारण हो सकता है, दैट मीन्स जो जो रॉक स्ट्राटा है वो वीक है, फॉल्ट लाइंस है वहां पे, दर्रे दरार पहले से पड़ी हुई हैं। दूसरा हो सकता है हाइड्रोलॉजिकल, बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, बारिशों के कारण जो रॉक्स हैं इनके बीच में पानी जो है वो सीप इन कर गया है, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गई है। ठीक है कि नहीं। देन ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, हम लोगों ने जंगल की कटांत कर दी है। ठीक है जी, तो जंगल की कटांत करने से क्या होता है, जो ट्रीज हैं जिनकी रूट्स ने इनको लैंड को, रॉक्स को पकड़ के रखा है वो नहीं पकड़ पाते, डिफॉरेस्टेशन है, स्लोप कटिंग है, सड़क बना दे रहे हैं हम लोग, सड़क बनाने के लिए आसपास हम लोग कटिंग कर देते हैं, ड्रिचिंग कर देते हैं, तो उसके कारण होता है। एंड ऑब्वियसली सेस्मिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक्स वो भी क्या करते हैं, जो जियोलॉजिक स्ट्रेंथ है रॉक्स की वो हटा देती है। ठीक है जी, बट जनरली हमें लैंड स्लाइड्स कहाँ पे देखने मिलती है, जनरली हमें लैंड स्लाइड जो है तब देखने मिलती है जब हैवी रेनफॉल हो रखी हो। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी, मैं आपको छोटी सी एक एनिमेशन दिखाता हूँ। तो हियर यू कैन सी अ टिपिकल लैंडस्लाइड इन मोशन, अगर ये चलेगी तो। ओके, तो हियर लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, चलो एनीवेज। ठीक है, ये मैं साथ में डाल दूंगा इसको, देन यू कैन सी। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। सो व्हाई हिमालयस बेसिकली हैव मोर लैंडस्लाइड एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, ये क्वेश्चन हम लोगों को काफी बार देखने को मिलता है। सो हिमालयस में ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों आती हैं, पहली बात अगेन जियोलॉजिक फैक्टर्स हैं कि भाई दीज एरियाज आर
ये जो पोर्शन है, ये सॉरी, ये जो पोर्शन है हमारे, दे आर टेक्टोनिकली एक्टिव पोर्शन, ठीक है जी। सो अभी भी जो है फेयरली यंग माउंटेन्स हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा ऐसे मूवमेंट हो रही है, तो इस करके हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा सेस्मिक एक्टिविटी देखते हैं, जिसके कारण कोलैप्स ज्यादा होता है, रॉक्स की जो जियोलॉजिक स्ट्रेंथ है वो वीक होती है, ठीक है कि नहीं। देन टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट है, स्टीप स्लोप्स है, बहुत ऊंची स्लोप्स है, बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो इस करके भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद ग्लेशियल मेल्टिंग है, वो हमें देखने को मिलती है। ह्यूमन फैक्टर्स भी है, रैपिड अर्बनाइजेशन, हिल कटिंग, रोड बिल्डिंग, ये सारे काम हम लोग पे देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जबकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं मोर जियोलॉजिकली स्टेबल है, ओल्ड रॉक्स हैं, स्टेबल है, हार्ड रॉक्स है, बसाल्टिक रॉक्स हैं, इस करके जो है यहाँ पे हमें कम देखने को मिलती है। हाउएवर रिसेंटली वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा लैंडस्लाइड हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ द इरेटिक क्लाइमेट, है ना, इरेटिक रेन क्लाइमेटिक इवेंट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल बहुत सडन टाइम से बहुत स्लो कम टाइम में पड़ जा रही है, इस करके हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने वेनाड वाली लैंडफॉल देखा था और लैंडस्लाइड देखी थी। लैंड यूज चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, वेस्टर्न घाट्स के जंगल हमने काटे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, रैपिड हम लोग यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, अर्बन ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ है, तो इस करके भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर है, हिल रोड्स, टनलिंग, टूरिज्म, ठीक है, ये सब जो है नेचुरल ड्रेनेज को इन्फ्लुएंस करती है, इनको इफेक्ट करती है, ये सारे कारणों से वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा हमें लैंडस्लाइड अब देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इनको आप यूज कर सकते हो इन केस दिस क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। एज फार एज अर्थक्वेक इज कंसर्न, तो अर्थक्वेक में जो है अगेन म्यांमार के अर्थक्वेक है और एनसीआर का अर्थक्वेक है, अभी रिसेंटली आया, तो ये सब जो है अर्थक्वेक्स न्यूज में चल रहे हैं। तो अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, इट इज वाइब्रेशंस या शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है, वाइब्रेशन हो रही है, शेकिंग हो रही है अर्थ की। एंड ये हमें क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, जो कि टेक्टोनिक फोर्सेस है, जो जमीन के नीचे काम कर रही है। जनरली देयर इज अ मैसिव रिलीज ऑफ एनर्जी इन द इनसाइड ऑफ द अर्थ, जिसके कारण इस तरह की वेव जनरेट होती हैं, सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं, जो कि अर्थक्वेक क्रिएट करती है, ठीक है कि नहीं। अब अर्थक्वेक जब भी क्रिएट होता है, ठीक है जी, अर्थक्वेक जब भी आता है तो बेसिकली जिधर आएगा, ठीक है जी, दिस इज द लैंड, ठीक है, अगर सरफेस है ना, सरफेस, दिस इज समवेयर, यहाँ पे लेट्स से अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज यू नो दिस इज कॉल्ड एज अ फोकस। एंड यहाँ से जो है क्या होती है, साइस्मिक वेव्स ऊपर की तरफ को या हर तरफ, चारों तरफ को मूव करती हैं। दीज वेव्स आर ऑफ टू टाइप, पी वेव्स एंड एस वेव्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव जो है वो फास्टेस्ट होती हैं, सॉलिड लिक्विड से पास कर जाती हैं, सेकेंडरी जो है सिर्फ वो सॉलिड से पास कर पाती हैं। जब ये वेव सतह पे पहुंचती हैं तो वो जो है हम लोग उसको एपिसेंटर बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर अर्थक्वेक इज फेल्ट। और देन यहाँ पे जो है तीसरी टाइप ऑफ वेव्स बनती है, जिन्हें हम सरफेस वेव्स बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक को जो है हम लोग नापने के लिए ये यंत्र यूज करते हैं, इसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोल देते हैं। और सिस्मोग्राफ में जो है रीडिंग जो आती है उन्हें हम दो स्केल्स में डालते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल, जिसे हम लोग रिक्टर स्केल बोलते हैं, दूसरा होता है एनर्जी स्केल, जिसे हम लोग मर्केली स्केल बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड स्केल 0 to 10, रिक्टर स्केल 1 to 12। मैग्नीट्यूड रॉ पावर ऑफ अर्थक्वेक, जो मर्केली स्केल है, इट बेसिकली शोज योर ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक टू डू डैमेजेस। यस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, थ्रू आउट कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं आपके, ठीक है, इस रीजन में यू विल सी, ठीक है। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज में आपको देखने को मिलते हैं, कन्वर्जन में आपका जो हिमालय वाला रीजन है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन प्लेट सेस्मिसिटी भी देखने को मिलती है, जैसे भुज वाला रीजन है आपका, हवाई वाला रीजन है। इन प्लेट, विद इन द प्लेट भी कई बार क्या होता है, कुछ प्लेट्स वीक हो जाती है, फॉल्ट लाइंस आ जाती हैं, उस करके हमें यहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इंडिया में जो है सेस्मिक जोन हम लोगों ने डिपेंड बना रखी है बेस्ड ऑन कि कहाँ पे कितने अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारा जोन 4 एंड जोन 5 में हम लोगों ने डाल रखा है, जहाँ पे कि हम लोग बेसिकली 7 या उससे ऊपर की इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जैसे कुछ एरियाज, जैसे आपका कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है आपका, ठीक है जी, देहरादून, सॉरी आपका उत्तराखंड वाला उत्तरकाशी वाला रीजन है, बिहार का तेराई रीजन है, नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे कि बेसिकली सेस्मिक जोन 5 है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली प्लेन्स हैं, जो मिट्टी है वो क्या है, बहुत ज्यादा ठोस नहीं है, तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। रेस्ट ऑफ द एरिया इज जोन 4 इंक्लूडिंग दिल्ली, ठीक है। भुज वाला रीजन जोन 5 है, बिकॉज यहाँ पे प्लेट जो है वो क्रैक लाइंस, फॉल्ट लाइंस बहुत हैं, जो कि ऊपर नीचे हो जाती हैं। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इज आइदर जोन 2 एंड जोन
ठीक है, चलिए। ओके, देन इज वोल्केनोस। तो वोल्केनोस बेसिकली जो है हम लोगों के एक्सप्लोजन की बेसिस पे अगर बात करूँ तो दो टाइप के वोल्केनोस होते हैं, ठीक है। 6 टाइप के होते हैं इन टोटल, बट दो मेजर टाइप होती हैं आपकी। एक होती है फिशर शील्ड एंड दूसरे होते हैं आपके फिशर शील्ड वोल्केनो जो होते हैं ये बसॉल्टिक मैग्मा होता है, इसके अंदर लो सिलिका कंटेंट होता है, तो बिल्कुल पानी की तरफ फ्लो करते हैं, तो बहुत ज्यादा बड़े वोल्केनोस नहीं बनाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े माउंटेन्स नहीं बनाते हैं। कंपैरेटिवली सिंपल फ्लो यहाँ पे देखने में मिलता है, बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ नहीं पड़ते हैं। बाकी जो दूसरी कैटेगरी है इनको हम लोग कंपोजिट वोल्केनो बोल देते हैं, और इसके सब टाइप पे जैसे वोल्केनिक डोम है, सिंडर कोन है, कैल्ड्रा है। ये क्या है बेसिकली, ये स्ट्रेटो वोल्केनो जिनको हम बोल देते हैं। यहाँ पे जो है आपको बेसिकली जो मैग्मा है वो ग्रेनाइटिक या एंडेसाइटिक देखने में मिलता है, विस्कस होता है, हाई ऑन सिलिका होता है, बहुत ज्यादा जोर के पड़ते हैं, जल्दी सबडक्शन जोन पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इसी टाइप का वोल्केनो हुंगा टुंगा जो वोल्केनो है वो 2023 में फटा, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इसका इरप्शन था कि भाई हम लोगों ने स्पेस स्टेशन से भी इसका इरप्शन विटनेस किया था, ठीक है। देन गार्बेज पैचेस, ठीक है। व्हाट आर दिस गार्बेज पैच एंड क्यों न्यूज में चल रहे थे? तो बेसिकली गार्बेज पैच जो हमारे ओशंस के बीच में से बड़े बड़े एरियाज है जहाँ पे कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है, मोस्टली प्लास्टिक वेस्ट है, वो कंसंट्रेट हो रखा है, तो इसे हम लोग गार्बेज पैच बोलते हैं। जैसे कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जस्ट अराउंड द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा एंड टुवर्ड्स जस्ट अराउंड द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, एंड इधर से जो है जापान वाली साइड देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये गार्बेज पैच यहीं पे क्यों बनते हैं? बिकॉज जो भी कचरा इधर उधर गिराया जाता है इसमें, वो एक जो हमारी ओशन करंट्स है, वो ओशन करंट्स इसको आके यहाँ पे कलेक्ट कर देती हैं, ठीक है कि नहीं? तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओशन करंट। जैसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है आपके, अटलांटिक गार्बेज पैच है आपका, इंडियन ओशन गार्बेज पैच है, तो इस तरह के गार्बेज पैच बने हुए हैं। और अगर मैं पैसिफिक गार्बेज पैच की बात करूं तो भैया यहाँ पे 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के पीसेस हैं, ये ऑलमोस्ट फ्रांस से 3 गुना बड़ी जगह में ये पैच बना हुआ है, ठीक है कि नहीं? और इससे क्या है, अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मरीन लाइफ जो है वो खराब होती है। मोस्ट ऑफ दिस पैचेस आर आल्सो मेड ऑफ फिशिंग नेट्स, तो यहाँ पे इंटेंगलमेंट होने का खतरा है, हैबिटेट डैमेज है, माइक्रोप्लास्टिक जो है फूड चेन में आते हैं, इवेंचुअली सबको इफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है जब फिशरीज को इफेक्ट होता है तो वो बेसिकली कोस्टल कम्युनिटीज को भी इफेक्ट करता है और हमारी हेल्थ को भी कंटेमिनेट कर सकता है, ठीक है जी। क्लीन अप एंड सॉल्यूशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इंटरनेशनल एफर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट है ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट। ये जो है 2012 से चल रहा है बेसिकली, जो कि यहाँ की जो प्लास्टिक पोल्यूशन इसको धीरे धीरे करके क्लीन करने का काम कर रहा है। और इसमें इनमें इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्राइड भी किए हैं। अब जो गार्बेज पैच है रिड्यूस हो रहा है पैसिफिक में। मार्पोल कन्वेंशन है बेसिकली, जो है शिप्स के जो वेस्ट फिश शिप्स द्वारा जो वेस्ट फेंका जाता है उसको रेगुलेट करता है, किसी भी तरह की डंपिंग में सी में उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। और बेसिकली इसमें हमें क्या करने जरूरत है, लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम लेके जाएं, वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, एंड कोस्टल क्लीन अप एंड रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स को हमें ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकल वाला जो है फंडा वो हम लोग करने की जरूरत है। ओके, देन लास्ट टॉपिक हमारे पास है, दैट इज रिवर लिंकिंग आज के लिए, ठीक है। तो रिवर लिंकिंग इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, नदियों को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। जनरली जिस बेसिन में सरप्लस पानी है उससे जिस बेसिन में कम पानी है वहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो रीजनल वाटर स्केसिटी हमारी उसको ठीक कर सके। देखो हमारा मानसूनल कंट्री है, मानसूनल कंट्री के कारण बारिश सडनली आती है, बहुत कम टाइम के लिए आती है और पूरे साल उसके बाद नहीं होती है, तो ये नदियां हमारी लाइफ लाइन है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि भाई रीच वाटर स्केसिटी को कम करने के लिए पानी का जो है सबसे ज्यादा जुडिशियल यूज एंड एफिशिएंट यूज करना है। तो जिस बेसिन में पानी ज्यादा है उस बेसिन से उसे दूसरे बेसिन में ट्रांसफर करना, ये हमारा काम है। इससे हम फ्लड्स भी बचा सकते हैं, ड्रॉट भी बचा सकते हैं, इरिगेशन को ठीक कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को ठीक कर सकते हैं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए हमने नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चला रखा है, 30 लिंकिंग प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केन बेतवा प्रोजेक्ट जो पहला है वो हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, ठीक है जी। बेनिफिट हाइड्रोलॉजिकल बेनिफिट है, ठीक है जी। हम लोग पानी को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, इकोनॉमिक सोशल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर की, और रूरल एरियाज में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्ट्रैटेजिक भी है, माइग्रेशन का स्ट्रेस रिड्यूस होगा, इनलैंड नेविगेशन फिशरीज जो है वो बेनिफिट हम लोग ले पाएंगे, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, बहुत सारा जो है लैंड
वो हम लोगों को काटना पड़ेगा चैनल्स बनाने के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, रिजर्वायर्स बनाने के लिए। तो फॉरेस्ट कटते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लॉस होता है, रिवर की इकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इकोलॉजी और सेडिमेंट फ्लो वो डिस्टर्ब होता है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है वो चलते हैं, जैसे कि सतलुज यमुना लिंक कनाल का डिस्प्यूट है पंजाब हरियाणा के बीच में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ये आपका जो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था। ऑलरेडी हमने इस पे काम स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली केन रिवर जो मध्य प्रदेश में, उससे हम लोग बेतिया रिवर उत्तर प्रदेश में पानी भेजना है, और इसके 2 फेजेज पे काम होने वाला है। पहला फेज है हम लोग दौधन डैम बनाने वाले हैं, ठीक है जी। और बेसिकली ये डैम और ये जो लिंक कनाल है ये पन्ना टाइगर रिजर्व में बनेगा, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ कटने वाले। दैट्स व्हाई दिस वाज न्यूज। फेज 2 में हम लोग क्या करेंगे, लोअर और डैम बनाएंगे, ठीक है, और इसको जो है कोठा बैराज के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कनेक्शन हम लोगों ने बनाना है, और ये इसलिए न्यूज में चल रहा था, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। ये जो है आपके टॉपिक्स थे विच आई फाउंड वर इंपॉर्टेंट। तो मेंस के लिए इनको आप प्रिपेयर जरूर करके जाना। लेक्चर आपने देख लिया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, और अगर मुझे लगा कि एक और सेशन लेने की जरूरत है ज्योग्राफी में, तो आई विल टेक दैट डेफिनेटली, ठीक है। सो I'll see you next time. In case you have any doubt, please let me know. अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछो. I'm here to help you out. In case not, we are going to end this session. Yes.